हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग HPRCA का जो CBSE स्कूल्स में PGT फिजिक्स के लिए जॉब निकला है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप UP GIC, UP PGT, PGT का तो खैर हो गया, UP GIC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर्स यूजफुल होने वाला है। अगर आप UKPSC लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर जो ये सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस हैं ये दिए हुए हैं वर्क पावर एनर्जी के साथ, है ना। हालांकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल UKPSC के सिलेबस में नहीं है, फिर भी सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन आप मोमेंटम वाले के साथ कवर कर सकते हैं, तो UKPSC वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इनकी रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं, साथ ही साथ चैनल भी ग्रो करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, दिस इज कपिल गोयल। तो इस लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पहला लेक्चर होगा जिसके अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर बेस्ड होंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके अलावा टॉर्क और जो हमारे पास रोलिंग मोशन है उनके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है टू ऑब्जेक्ट P एंड Q इनिशियली एट रेस्ट। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का नाम है P और एक का नाम है Q। इनिशियली दोनों रेस्ट में, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक को आप ले लो P और एक को आप ले लो Q, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। इस पर फोर्स लग रहा है FP और इस पर फोर्स लग रहा है FQ। एट द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ P इज v एंड दैट ऑफ Q इज 2v। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी जो P की है वो हो जाती है v और Q की जो वेलोसिटी हो जाती है वो होती है 2v। Q की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 2v हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है 2v। देन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन में तो क्या होगा, दोनों के ऊपर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। नेचर में ऑपोजिट होगा पर सेम होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ क्या बनेगा, ये इसकी तरफ जा रहा है तो इसको मैं लिखूंगा MP और VP, और ये इधर आ रहा है तो इसको मैं लिखूंगा MQ और VQ। अब V नहीं, A मतलब एक्सेलरेशन, तो इसको मैं एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, इनर्शियल फोर्स। ठीक है, तो A जो है वो किसके बराबर होता है, V अपॉन T, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं MP VP अपॉन T और इसको हम लिख सकते हैं MQ और VQ अपॉन T। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर टाइम जो है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मान लो वो कोई भी टाइम T है तो उस टाइम के ऊपर वेलोसिटी P की है V, तो ये मैंने लिख लिया MPV और यहाँ पर MQ और वेलोसिटी Q की है 2V, ऐसा लिख लिया। तो यहाँ V से V कट जाएगा तो MP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 2MQ के बराबर हो जाएगा। MP की जो वैल्यू है वो 2MQ के बराबर हो जाएगी। अब हमें बतानी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो किसके बराबर हो जाएगी, MPVP माइनस MQVQ माइनस MQVQ अपॉन कितना हो जाएगा, MP प्लस MQ। अब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं इसलिए यहाँ साइन किसका है, बीच में माइनस का। तो MP जो है उसकी जगह मैं लिख दूंगा 2MQ, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2MQ। VP की जगह लिख दिया V, यहाँ MQ की जगह MQ लिखा और VQ की जगह कितना हो गया, 2V हो गया। और अपॉन यहाँ पर MP की जगह लिख दिया मैंने 2MQ और ये प्लस MQ है, ये क्या लिखा हुआ है, MQ लिखा हुआ है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना बन गया, 0। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर। इनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए। तो हमें पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी सिमिलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके मैग्नीट्यूड को ये जो ऑप्शन दिए हैं उनसे कंपेयर करना है कि किसके बराबर होगा। तो पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो कैसे निकालोगे आप, वो निकालोगे M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, M1 प्लस M2। अब M1 जो है उसकी वैल्यू है 1, R1 वेक्टर कितना हो गया, I कैप
प्लस 2j कैप और प्लस ये कितना हो गया k कैप प्लस m2 जो है वो हो गया 3 और यहाँ कितना हो जाएगा -3i कैप -2j कैप और ये प्लस k कैप अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3। तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो पहले यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ से r जो है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, r की वैल्यू बनेगी ये बन जाएगा i कैप प्लस j कैप 2j कैप प्लस k कैप और यहाँ से बनेगा -9i कैप -6j कैप और प्लस 3k कैप और पूरा ये जो है डिवाइड हो रहा है किससे 4 से। तो यहाँ से r वेक्टर इक्वल्स टू कितना बनेगा, ये -9 और ये -8i कैप ये बनेगा -8i कैप। फिर यहाँ से कितना बनेगा ये -4j कैप बनेगा और यहाँ से कितना बनेगा 4k कैप बनेगा और पूरा जो है ये डिवाइड हो रहा है 4 से। तो r वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2i कैप, ये हो जाएगा -j कैप और प्लस ये कितना हो जाएगा k कैप। तो ये हमारे पास r वेक्टर की वैल्यू होगी। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 5 ये j है, सिर्फ ये j लिखा हुआ है j है ना, तो j का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और k का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ बनेगा हमारे पास √6। तो अब हमें इन ऑप्शंस में से ये देखना है √6 किसका आंसर है। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये बनेगा 1 + 4 + 1 तो ये आएगा √6 यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इसके सिमिलर आ गया। बी का जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो आएगा 9 + 4 + 1 तो ये कितना हो जाएगा 14 यानी कि बी गलत हो गया। इसी तरह से बाकी के ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 100 kg रोल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। मास जो है वो कितना है 100 kg है और हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, सो दैट सेंटर ऑफ मास डिस्क हैज स्पीड। सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो दी है हमें 0.2 मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन, वर्क डन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन दो के सम के बराबर होगी। तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये बनेगा ½ mv² प्लस ये बनेगा ½ I⍵²। अब क्योंकि सर्कुलर डिस्क है तो फॉर डिस्क के लिए I की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, ½ mr²। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये जो E है या वर्क डन है ये किसके बराबर, ½ mv² प्लस हाफ और I की जगह भी आपने रख दिया तो ½ mr² और V बराबर होता है ω/r। तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, V/r। तो यहाँ से ये हो जाएगा V²/r²। तो यहाँ से r² से r² कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या, ½ mv² कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच जाएगा 1 + 1/2। तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2 और ये कितना हो जाएगा ½ mv²। अब यहाँ पर हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो m की जो वैल्यू है वो 100 kg है। तो सबसे पहले तो इसको आपने लिख लिया 3/4, m की वैल्यू 100 kg और ये वेलोसिटी 0.2 है तो 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.04। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कट गया, आंसर आ जाएगा 3 जूल। आंसर क्या आ जाएगा, 3 जूल। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, 3 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर 2 मास रखे हुए हैं, एक रखा हुआ है 10 kg का और एक जो मास है वो 30 kg का मास रखा हुआ है। प्लेस्ड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विद कोऑर्डिनेट 0,0। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है यानी कि ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x,0 है। द ब्लॉक ऑफ 10 kg इज मूव्ड ऑन द सेम लाइन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द अदर ब्लॉक। ये जो है ये 6 सेंटीमीटर इधर की तरफ चला, ये वाला जो है ये 6 सेंटीमीटर चला, यानी कि इसके लिए अगर मैं x1 लिखूं तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर इधर की तरफ जा रहा है। द डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक 30 kg मस्ट बी मूव टू कीप द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम अनचेंज। तो जो 30 kg का ब्लॉक है उसको कितना चलना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो अनचेंज रहे। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यहाँ पर अगर मैं लिखूँ
तो उसको मैं लिखूंगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन ये कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। तो XCOM m1 की जो वैल्यू है वो 10 है और ये कितना चला 6 प्लस m2 और x2 हमें निकालना है, x2 को हम x मान लेते हैं। तो ये m2 जो है ये कितना है 30 है, तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ 30। तो इसको लिख दिया मैंने 30 और ये हो जाएगा 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। अब गिवन है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अनचेंज्ड है, तो सेंटर ऑफ मास इज अनचेंज्ड, गिवन है ये सेंटर ऑफ मास इज अनचेंज्ड। तो अनचेंज्ड का मतलब है XCOM पहले और बाद की पोजीशन सेम है, 0 रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे 10 इंटू 6 प्लस 30x अपॉन 40 इक्वल्स टू हो गया 0। तो यहाँ से 60 प्लस 30x इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 अपॉन 30। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया -2 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि जो ब्लॉक C है ये वाला 30 kg वाला ब्लॉक है, ये 10 kg की तरफ 2 सेंटीमीटर की से चलेगा, ये इधर चले 2 सेंटीमीटर से, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह पर रहेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा C आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा यहाँ पर दोनों आंसर लिखे हुए हैं, अवे भी लिखा हुआ है टुवर्ड्स भी लिखा हुआ है, तो जल्दबाजी में ऐसा ना हो गलती कर दो आप, तो ध्यान रखना माइनस साइन आ रहा है मतलब उसकी तरफ चलेगा, वो 10 kg वाले की तरफ। अगला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमें पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन नेवर बी एट द सेम पॉइंट, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इफ द साइज ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है ना। जब अगर साइज ऑफ बॉडी जो है उसका जो मास है वो नेग्लिजिबल हो जाए कंपेयर टू अर्थ के, तो फिर दोनों के जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। तो बी जो है वो सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अ मैन वेगिंग 70 kg इज राइडिंग ऑन अ कार्ट। एक कार्ट बना ली हमने, ये कार्ट है, ठीक है, कार्ट, और ये मैन है, ये मैन है। तो इस मैन का जो वेट है MW, मास जो इसका दिया है वो कितना दिया है 70 kg, और जो कार्ट का मास है MC वो कितना दिया है, वो दिया है 30 kg। कितना दिया है 30 kg, विच मूव्स अलॉन्ग अ लेवल फ्लोर एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ये जो कार्ट है, ये कार्ट, तो इस कार्ट की जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रेस्पेक्ट टू फ्लोर वो कितनी दी है 3 मीटर पर सेकेंड। कार्ट की जो स्पीड है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी है 3 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे बोला है इफ ही रन्स ऑन द कार्ट, जो ये मैन है ये कार्ट पर चल रहा है, तो मैन की जो वेलोसिटी है वो विद रेस्पेक्ट टू कार्ट दे रखी है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू कार्ट VMC, ये जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। क्या दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार्ट, यानी कि जो कार्ट की मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये भाग रहा है ऐसे और कार्ट चल रही है ऐसे। तो हमें ये बताना है द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या करेंगे VCOM M मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस M कार्ट और वेलोसिटी ऑफ कार्ट अपॉन M प्लस M कार्ट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये कार्ट के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे MC इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, कार्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ ये 4 हो गया, यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इसको प्लस ले रहा हूँ 4 को, तो इसको मैं माइनस ले लूंगा, तो इसको माइनस ले लूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ ये मैंने कैसे लिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने -3 लिखा है। तो उससे कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, तो वेलोसिटी मास ऑफ द मैन, तो मास ऑफ द मैन जो है वो कितना है 70 है, मास ऑफ द मैन है 70, और वेलोसिटी ऑफ मैन ऑपोजिट डायरेक्शन में काट के, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, और मास ऑफ द कार्ट कितना है 30, और वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितनी है 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 30,
तो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा -70, ये बनेगा 90 अपॉन ये कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से आएगा हमारे पास +20 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 0.2। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड ना। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखो, x and y coordinates of three particle of mass m, 2m and 3m are respectively x coordinate of center of mass। तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला यूज करना है, क्या यूज करना है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू डालनी, m1 m है और x कोऑर्डिनेट ले लो सबका, इसका 0 हो गया, प्लस m2 2m है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 हो गया, प्लस m3 कितना है 3m है और इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2 हो गया। अब तीनों को ऐड करो m प्लस 2m प्लस 3m, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m। तो यहाँ से XCOM जब निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, पहला वाला तो 0 हो गया, ये बन जाएगा 2m माइनस 6m अपॉन ये कितना हो जाएगा 6m। तो यहाँ से बनेगा -4m अपॉन 6m, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है, ये रिंग हो गई, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो सिमेट्री के अकॉर्डिंगली कहाँ आता है, सेंटर पे आता है। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो आउटसाइड ऑफ द मटेरियल है। ये मटेरियल हो गया, जो आपको ये बाउंड्री दिख रही है तो मटेरियल हो गया। तो आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी एट सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ मास m मास ऑन कंबाइनिंग टू मास m स्मॉल m एंड कैपिटल M विल बी। मान लो ये दो मास है, ये स्मॉल m का है और ये कैपिटल M का है, और फिर हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें कि कैपिटल M जो है वो स्मॉल m से ज़्यादा है। तो फॉर टू मास सिस्टम, ऐसा मान लो कि यहाँ बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास है, तो ये आप ले लो R1 और इसको आप ले लो R2। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये MR1 और ये कैपिटल M R2, MR1 कैपिटल M R2। तो यहाँ से M अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू R2 अपॉन R। अब क्योंकि कैपिटल M ज़्यादा है स्मॉल m से, तो कैपिटल M ज़्यादा है स्मॉल m से, तो ये जो रेशो है R2 अपॉन R1 ये क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। R2 अपॉन R1 लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि M अपॉन M का जो रेशो है कैपिटल M का वो 1 हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो R2 जो है वो R1 से कम आएगा। R1 किसका मास है, छोटे वाले का, है ना। R1 किसके लिए डिस्टेंस है, छोटे वाले के लिए, और R2 किसके लिए, बड़े वाले के लिए। तो R2 कम हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली ये कैसे होगा, ये एग्जैक्टली ऐसा होगा, ये कैपिटल M हो गया, ये स्मॉल m हो गया। तो छोटा जो स्मॉल जो सेंटर ऑफ मास है वो किधर की तरफ होगा, वो बड़े वाले मास की तरफ होगा। यहाँ R2 हो गया और ये हो जाएगा R1। तो सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ होगा, बड़े वाले मास की तरफ होगा। तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा, टुवर्ड्स कैपिटल M, तो बड़े वाले मास की तरफ होगा सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर कि बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, टू पार्टिकल्स A एंड B इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ A इज v एंड द स्पीड ऑफ B इज 2v, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आएगा। ये पहला क्वेश्चन है ना, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, तो वापस करने की जरूरत है नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन किया था ठीक वैसे ही ये वाला क्वेश्चन होगा, आंसर 0 आ जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट, two balls are thrown simultaneously in air, the acceleration of the center of mass of the two balls when in air is। तो acceleration of center of mass के लिए हम लिखेंगे m1a1 प्लस m2a2 और यहाँ आ जाएगा m1 प्लस a2। अब क्योंकि हवा में है दोनों बॉल, तो दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो यहाँ से ACM बराबर कितना आ जाएगा, दोनों बॉल्स के लिए ये जो G है वो कॉमन आ गया, यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2 और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा m1 प्लस m2। तो ये कट हो गया पूरा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो गया, यानी कि जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ब्लॉक है, एक का मास है 10 kg और दूसरे का मास है 2 kg। तो m1 जो है वो है 10 kg
और M2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 kg, कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। तो ये 10 kg का हो गया, ये 10 kg हो गया, और ये 2 kg का हो गया, ये 2 kg का हो गया, और इनको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। स्प्रिंग का जो मास है वो नेग्लिजिबल है। फिर आगे बोला है एन इम्पल्स गिव अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टू द हैवियर ब्लॉक, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है इसको वेलोसिटी दी जाती है 12 मीटर पर सेकेंड टू द हैवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर ब्लॉक। लाइटर ब्लॉक जो है वो अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, यानी कि रेस्ट में है, जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बतानी है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 10 और 12 वेलोसिटी हो गई, m2 की वैल्यू 2 और ये हो गया 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 12। तो 120 अपॉन 12 करोगे तो आंसर आएगा 10। तो आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास m 2m 3m nm तक है, और वो किस डिस्टेंस पर रखें, L2 L3 और NL तक। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास बतानी है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करो m1 L1 प्लस m2 L2 प्लस m3 L3 एंड सो ऑन, और अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से x सेंटर ऑफ मास ये कितना आएगा m1, m1 की वैल्यू m और लेंथ l, यहाँ से ये मास कितना आएगा 2m और ये कितना 2l, प्लस यहाँ से कितना आएगा ये 3m और ये लेंथ कितनी 3l, और ये कहाँ तक चल रहा है, ये n तक चल रहा है। तो ये आएगा कितना nm और ये कितना लिखा जाएगा nl, अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस 2m प्लस 3m और ये कहाँ तक जाएगा nm तक जाएगा। तो ऊपर से कॉमन कितना आ गया, ऊपर से कॉमन आ जाएगा ml कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये n स्क्वायर तक गया। इसी तरह से यहाँ से कॉमन आ जाएगा m, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और एंड सो ऑन, कहाँ तक n तक। तो ऊपर जो है n स्क्वायर नंबर्स का समेशन बन जाएगा फर्स्ट n स्क्वायर का, और सेकंड नीचे जो है वो फर्स्ट n नंबर का सम का फॉर्मूला लग जाएगा। तो m से m कट जाएगा तो यहाँ बचेगा l, और ऊपर n स्क्वायर का जो समेशन है वो कितना होता है, वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और नीचे जो है वो बन जाएगा n प्लस 1 n और आएगा n इंटू n और n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये तो कटा, तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ये 3 बच जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2n प्लस 1 l बाय 3। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बॉम्ब ट्रेवलिंग इन अ पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लोड इन मिड एयर। जब भी कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होगा या जो कोई भी चीज है ना वो एक्सप्लोड होगी एयर में, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो यहां पर जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जो सेंटर ऑफ मास जो जिस पाथ पर पहले था बाद में भी उसी पाथ के ऊपर रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहां पर क्या रहेगा, जीरो। लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कि नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो MACM क्या रहेगा, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि जिस पाथ पर वो पहले था बाद में भी उसी पाथ पर चलेगा। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, मूव इन द पैराबोलिक पाथ बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, सेम पाथ पर चलेगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला ऑप्शन है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, गलत लिखा हुआ है, ये इंडिपेंडेंट होती है। इससे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये गलत है। दूसरा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सही है। तीसरा है, ये सही लिखा हुआ है, इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ सेंटर मास, सही है। इंटरनल फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ सेंटर मास, ये गलत है। तो इसमें बोथ A एंड B आर करेक्ट, तो A तो रॉन्ग ही हो गया, तो ये हट गया। B एंड C आर रॉन्ग, ये भी हट गया। A एंड C आर रॉन्ग, C सही है। तो A एंड D आर रॉन्ग, तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, D आ जाएगा।
ना, कौन सा आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके साथ कोइंसाइड करेगी, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो पहले का कौन सा आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले का आ जाएगा 7। फिर द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द ऑल द मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। दूसरे का 5th हो गया, तो पहले का ये ए ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया, तो पहले का 7th और दूसरे का 5th। अब तीसरे का देखो, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, तो थर्ड का कौन सा आ जाएगा, 8th आ जाएगा, तो थर्ड का कौन सा आ गया 8th, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज फ्रॉम 360 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 40 सेकेंड्स, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। तो n1 हमें दिया है, n1 की वैल्यू कितनी है 360 आरपीएम, और n2 हमें दिया है, n2 की वैल्यू कितनी है 1200 आरपीएम। तो यहाँ से ओमेगा 1 निकाल लो, तो ओमेगा 1 कितना आ जाएगा 2 पाई n अपॉन 60, 2 पाई अपॉन n अपॉन 60 से ये वैल्यू निकालोगे तो 2 पाई इंटू 360 अपॉन 60, 60 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि आरपीएम का मतलब है रोटेशन पर मिनट, तो उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 12 पाई, और इसी तरह से जब ओमेगा 2 निकालोगे तो ये 2 पाई, n की वैल्यू हो गई 1200 और ये हो जाएगा 60 से डिवाइड करके, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, तो ये 40 पाई हो जाएगा। अब हमारे पास एंगुलर जो वेलोसिटी है उसके लिए रिलेशन होता है ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन कितना हो जाएगा टी, तो ये हो गया 40 पाई माइनस 12 पाई, और टाइम हमें कितना दिया है, टाइम हमें दिया है 14 सेकेंड्स। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 पाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल, ये रोटेटिंग टर्न टेबल है कोई, और इसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है कॉइन, तो ये हो गया कॉइन। जस्ट स्लिप इफ इट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो ये इसका सेंटर है और यहां से ये 4 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और जस्ट स्लिप की कंडीशन में। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल, तो ये टर्न टेबल है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी, इसको डबल कर दिया जाए, इसको डबल कर दिया जाए तो इट विल जस्ट स्लिप एट द डिस्टेंस ऑफ, तो ये किस डिस्टेंस पर जाके स्लिप हो जाएगा। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर, तो F जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी m ओमेगा स्क्वायर r। तो इनिशियल केस और फाइनल केस दोनों केसेस में एंगुलर जो हमारे पास फोर्स होगा mv स्क्वायर अपॉन r या m ओमेगा स्क्वायर r, इन दोनों को आप बराबर करो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जस्ट स्लिप की कंडीशन है, तो m ओमेगा 1 स्क्वायर r1 इक्वल्स टू हो जाएगा m2 ओमेगा 2 r स्क्वायर और r2, ये हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करोगे, ये मास तो सेम हो गया है तो कट जाएगा, ओमेगा को ओमेगा रहने दो, और ओमेगा स्क्वायर, और पहले केस में कितनी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, दूसरे केस में इसको डबल कर दिया तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, और ये आपको निकालना है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर के ऊपर आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।